जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स से ऐसे सवाल उठाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। हम लोग अक्सर पंचवर्षीय योजना को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी हम लोग डीप से नहीं समझ पाते हैं और एग्ज़ाम में क्या पूछता है ये भी हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इस वीडियो में आज सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो आप पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समझिए। आखिर हमारे भारत में ये पंचवर्षीय योजना जो चलाया गया, अभी तक में टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चलाया गया। आखिर इसके उद्देश्य क्या थे? तो तीव्र आर्थिक विकास के माध्यम से स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता। पहली बात तो है तीव्र आर्थिक विकास और दूसरी बात क्या है? स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता। लेकिन ये जो है 8वीं योजना के बाद ये जो उद्देश्य था ये बदल गया। आपको पता होगा आर्थिक उदारीकरण जो है हमारे देश में 24 जुलाई 1991 में आया और 1991 के बाद 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब आया था? 1992 से 1997। तो ये जो आत्मनिर्भरता वाली बात थी, इस चीज़ को 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद इसको ख़त्म कर दिया गया। अब जो है केवल रह गया समावेशी विकास। समावेशी विकास पर फोकस किया गया, यानी उद्देश्य, मूल उद्देश्य समावेशी विकास पर था। फिर से समझिएगा साथियों, पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य की बात करें वो क्या था? तो आर्थिक विकास तेजी से हो और साथ ही साथ स्वावलंबन भी प्राप्त हो और आत्मनिर्भरता भी। लेकिन क्या हुआ, हमारे देश में 1991 में उदारीकरण को अपनाया गया, आर्थिक उदारीकरण को अपनाया गया और इसके बाद से जो हम लोगों का पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य आत्मनिर्भरता वाली बात थी, उस चीज़ को ख़त्म करके समावेशी विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। और 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 92 से 97। और इसके बाद यहीं पर से दो चीज़ की स्थिति उत्पन्न होती है हमारे भारत में भी। 1991 से पहले, आर्थिक उदारीकरण से पहले, 1991 से पहले हमारे देश में आदेशात्मक योजना लागू होता था। आदेशात्मक योजना का मतलब क्या होता है कि अर्थव्यवस्था का, हमारे देश के अर्थव्यवस्था के विनियामक और मुख्य विकास एजेंट के रूप में कौन रहेगा? तो सरकारी सिस्टम रहेगा, ठीक है। लेकिन 1991 के बाद से जब हमारे देश में आर्थिक उदारीकरण को अपनाया गया तो ये जो है निर्देशात्मक योजना बन गया, यानी कि अर्थव्यवस्था में केवल सहयोगी की भूमिका में रहेगा। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए, आदेशात्मक योजना जो है ये समाजवादी देश में लागू होता है, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था वाला देश है वहाँ पर। और निर्देशात्मक योजना जो है ये लागू होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश में। तो आप कह सकते हैं कि हमारा देश जो है समाजवादी से आगे बढ़ करके अब पूंजीवादी की ओर बढ़ रहा है। हमारा देश जो है अब समाजवादी से आगे हट करके पूंजीवादी की ओर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये पहले क्या था? तो आदेशात्मक योजना हमारे भारत में था, लेकिन अब जो है इसको निर्देशात्मक योजना में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब अब जो योजना लागू होता है वो निर्देशात्मक योजना। कब से? 1991 से पहले ये स्थिति था, 1991 के बाद से ये स्थिति है। और ये निर्देशात्मक योजना लागू कहाँ होता है? पूंजीवादी देशों में। और आदेशात्मक योजना कहाँ लागू होता है? समाजवादी देशों में। तो आप कह सकते हैं हमारा देश जो है समाजवादी से आगे बढ़ करके पूंजीवादी की ओर आगे बढ़ रहा है। आदेशात्मक योजना का मतलब क्या हुआ कि इसमें अर्थव्यवस्था का विनियामक हो, मुख्य विकास एजेंट हो, सारा उत्तरदायित्व जो है सरकार के हाथों में होता है। इसमें केवल अर्थव्यवस्था में केवल सहयोगी मात्र होता है। समाजवादी पूंजीवादी दोनों का तो अर्थ समझते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल। अभी हम लोग देख चुके हैं कि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था और कब से हमारे देश में ये इस चीज़ में परिवर्तन लाया गया। अब सवाल आता है कि ये पंचवर्षीय योजना बनाता कौन है? तो ध्यान रहे कि इस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो तैयार करता है वो कौन तैयार करता है? योजना आयोग। कौन तैयार करता है? योजना आयोग। पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का काम किसका है? योजना आयोग का। उसके बाद मंजूरी के लिए जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास में। किसके पास जाएगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास में। यहाँ से मंजूरी के बाद स्वीकृति लेने के लिए जाता है एनडीसी के पास में। एनडीसी का मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसी को बोलते हैं हम लोग राष्ट्रीय विकास परिषद। इसी की स्थापना हुई थी कब? 6 अगस्त 1952 को।
एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद इसकी स्वीकृति के बाद संसद से अनुमति लेने के लिए जाता है, और संसद से यदि उस पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति मिल गया तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति साइन करके उसको सरकारी योजना बना देता है और फिर उसको प्रकाशित कर दिया जाता है। तो समझ गए होंगे पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है कौन तैयार करता है, तो याद रखेंगे योजना आयोग। प्रारूप तैयार होने के बाद कहाँ जाता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास में, और फिर स्वीकृति के लिए एनडीसी के पास ले जाया जाता है। साथियों, पंचवर्षीय योजना को लागू करने में एनडीसी का बहुत बड़ा हाथ होता है, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अंतिम रूप से यही किसी पंचवर्षीय योजना को ओके करता है तो वो आगे जाके बढ़ता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये योजना आयोग होता क्या चीज़ है। देखिए, योजना आयोग का दूसरा ही नाम है इकोनॉमिक कैबिनेट। योजना आयोग का दूसरा नाम क्या है, इकोनॉमिक कैबिनेट। अगर हिंदी बोले तो इसको बोलते हैं आर्थिक परिषद। योजना आयोग को ही क्या बोलते हैं, आर्थिक मंत्री परिषद। लेकिन ध्यान रहे, ये इस योजना आयोग को आर्थिक मंत्री परिषद किसने कहा था, तो अशोक चंद्रा ने कहा था। अशोक चंद्रा ने योजना आयोग को क्या कहा था, इकोनॉमिक कैबिनेट। आखिर इस योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, याद रखेंगे 15 मार्च 1950 को। कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अब किनके कहने पर हुई थी, याद रखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर। किनके प्रस्ताव पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को स्थापना हुई थी योजना आयोग की। इसीलिए कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो है योजना आयोग कैसा निकाय है, तो अर्ध राजनीतिक निकाय है। क्या है, अर्ध राजनीतिक निकाय है। कौन सा, योजना आयोग। क्यों, क्योंकि ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर इसका गठन किया गया था। कब, 15 मार्च 1950 को। क्या ये संविधान में है, नहीं, ये संवैधानिक नहीं है। तो क्या असंवैधानिक है, नहीं, ये गैर संवैधानिक है, क्योंकि इसकी चर्चा संविधान में नहीं किया गया है। इसके पदेन अध्यक्ष सबको पता होगा, इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री। दूसरी बात, इसको कभी कभी परामर्शदात्री संस्था के भी रूप में देखा जाता है, सलाहकार संस्था के भी रूप में देखा जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए किस तरह की संस्था के रूप में कार्य करता है, तो याद रखेंगे परामर्शदात्री, इसी का तो मतलब हुआ सलाहकार संस्था, सलाहकारी संस्था। ठीक है, इसमें भारत के प्रधानमंत्री तो शामिल होते हैं, लेकिन भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो पाते हैं योजना आयोग में। इसके लिए क्या हुआ, कहा गया कि योजना आयोग जो है वो पंचवर्षीय योजना बनाता तो है, लेकिन इसमें केवल प्रधानमंत्री है, कैबिनेट है, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं वो सब हैं, लेकिन इसको लागू कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए एनडीसी की स्थापना हुई, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना हुई। इसी को बोला जाता है सुपर कैबिनेट। सुपर कैबिनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि योजना आयोग जो बनाया पंचवर्षीय योजना, उसको अंतिम रूप से अनुमोदन या क्रियान्वयन का बात करेंगे तो वो एनडीसी ही करता है, जिसकी ये राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना जो हुई थी 6 अगस्त 1952 को हुई थी। कब हुई थी, 6 अगस्त 1952 को हुई थी। इसके भी पदेन अध्यक्ष कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल होंगे। मान लीजिए अभी हमने आपको बताया पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है, तो योजना आयोग। योजना आयोग तैयार करने के बाद उसको अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है, तो वो एनडीसी ही करता है। अगर ये रोक लगा दे तो ये योजना आयोग रुक जाएगा, इसलिए इसको कहा जाता है सुपर कैबिनेट। इसमें सभी राज्यों के सीएम शामिल होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए अब योजना आयोग नहीं है, इसीलिए पंचवर्षीय योजना भी अब लागू नहीं होता है। अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 2012 से 2017 तक चलना था, लेकिन 2012 में योजना आयोग, 2014 में योजना आयोग को बदलने की घोषणा हो गई थी 15 अगस्त 2014 को, और अंततः योजना आयोग बन गया नीति आयोग। कब बन गया, 1 जनवरी 2015 को। इसीलिए आप देखते हैं कि अब पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जाती है, लेकिन ऐसा संभव है कि अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार बदल जाएगी तो फिर से
कांग्रेस आ जाएगी और कांग्रेस आने के बाद हो सकता है फिर से वो नीति आयोग को फिर से योजना आयोग में कन्वर्ट करके पंचवर्षीय योजना को लागू कर दे। क्योंकि ऐसा कई बार देखने को मिला है, शुरू से लेकर के आप देखेंगे तो कांग्रेस की सरकार थी और वहीं पर कांग्रेस की सरकार जब 1978 में बदल करके जनता पार्टी के हाथ में आई तो उसने क्या किया, रूलिंग प्लान को इसने लागू कर दिया था, यानी कि चल योजना को लागू कर दिया था। फिर से जब 1980 में फिर से कांग्रेस की सरकार आई तो फिर से उसको जो रोलिंग प्लान था उसको चेंज करके पंचवर्षीय योजना में बदल दिया गया। तो ऐसा चीज़ संभव है कि योजना आयोग का नाम वर्तमान में नीति आयोग कर दिया गया, फिर से नीति को योजना कर दिया जाए। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, याद रखेंगे 1 जनवरी 2015 को। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। अच्छा, ये किस तरह की संस्था है, तो भारत में सतत विकास लक्ष्य जो है एजेंडा 2030, इसके समन्वय एवं क्रियान्वयन हेतु ये नोडल संस्था है। इसलिए आप देखते होंगे नीति आयोग जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। ये जो है नीति आयोग जो है वो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है, स्वास्थ्य सूचकांक जारी करता है, ये सब जारी करता है। क्यों, क्योंकि भारत में सतत विकास लक्ष्यों के समन्वय एवं क्रियान्वयन हेतु ये नोडल संस्था है। कौन सी संस्था, नोडल संस्था कौन है, नीति आयोग है। ठीक है, आप समझ गए, योजना आयोग को ही कन्वर्ट करके क्या बना दिया गया, नीति आयोग। लेकिन ध्यान रहे, योजना आयोग में राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं होते थे, राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें नहीं होते थे, लेकिन नीति आयोग में क्या हुआ कि राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें होते हैं। दूसरी बात, योजना आयोग जो भी योजना बनाती थी उसके लिए एनडीसी का सपोर्ट होना ज़रूरी था, एनडीसी की अनुमति होना ज़रूरी था। लेकिन यहाँ पर एनडीसी की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि एनडीसी में मुख्यमंत्री होते थे, योजना आयोग में मुख्यमंत्री नहीं होते थे। लेकिन इस नीति आयोग में देखेंगे तो राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें ऑलरेडी रहते हैं। दूसरी बात क्या है, योजना आयोग में क्या था कि योजना आयोग में ऊपर की सरकार बनाई, नीचे उसको लागू होना था। लेकिन नीति आयोग में क्या है, नीचे से समस्या ऊपर तक जाती है और फिर उसके अनुसार इसका समाधान होता है, उसके अनुसार पंचवर्षीय योजना बनता है, फिर उसको लागू कर दिया जाता है। मतलब कि योजना आयोग जो था वो क्या था, तो टॉप से बॉटम जा रहा था, टॉप से बॉटम, ये कानून बनाया, ये विकास का नियम बनाया, इसको लागू करना था। लेकिन नीति आयोग में क्या है कि नीचे वाले ही अपनी समस्या बताएंगे, उसके अनुसार जो है कि नियम बनेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बढ़िया ही है योजना आयोग से नीति आयोग। लेकिन देखते हैं कि इसका कितना फ़ायदा होता है। देश का विकास जिस चीज़ से हो हमें उसी चीज़ का ही सपोर्ट करना चाहिए। ठीक, हम कहेंगे योजना आयोग में क्या राज्यों के मुख्यमंत्री थे, तो नहीं थे। लेकिन नीति आयोग में राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, हाँ होते हैं। इसीलिए नीति आयोग में एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी कोई भूमिका नहीं होती है, जबकि योजना आयोग में इसकी भूमिका थी। वर्तमान में पूछा जाता है बताइए इसके अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा नीति आयोग के भी अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष वही होते हैं, प्रधानमंत्री। लेकिन उपाध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा, वर्तमान के जो प्रधान उपाध्यक्ष हैं वो है सुमन बेरी। क्या नाम है, सुमन बेरी। कौन है ये सुमन बेरी, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में। वहीं पर अगर इसके पहले, नीति आयोग के पहले अगर उपाध्यक्ष की बात करें, अरविंद पनघड़िया थे। लेकिन वर्तमान में जो है अब उनका नाम, उपाध्यक्ष चेंज हो गए हैं, अब हो गए सुमन बेरी। उसी तरह से नीति आयोग के जो पहले सीईओ थे वो थे अमिताभ कांत। लेकिन वर्तमान में इस सीईओ का नाम बदल करके, मतलब नाम नहीं बदला, व्यक्ति ही बदल गया। अब कौन सा हो गया, BVR सुब्रमण्यम। कौन, BVR सुब्रमण्यम। पूछा जाएगा बताइए नीति आयोग में राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं या नहीं होते, हाँ होते हैं। अब पूछा जाएगा संघ राज्य क्षेत्र के जो उपराज्यपाल होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो होते हैं कि नहीं होते, हाँ इसमें बिल्कुल होते हैं। वहीं योजना आयोग में ये सब नहीं होते थे। अब देखिए योजना आयोग से संबंधित एक कार्यालय है DMEO, इसका गठन हुआ था 2015 में। DMEO इसका गठन कब हुआ था, 2015 में। नीति आयोग से संबंधित ही यही कार्यालय है।
इसका फुल फॉर्म देखिएगा तो विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय होता है। क्या होता है? विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय। इस अनुवीक्षण देखिए ऐसा वर्ड है ना, तो इसका सीधा समझ लीजिए, इसका माने होता है निगरानी। क्या होता है? निगरानी। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय ये किससे संबंधित है? ये कार्यालय किससे संबंधित है? याद रखेंगे, नीति आयोग। स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। इसका निर्माण जो है ना, दो कार्यालय को मिला करके हुआ था। एक था कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालय, दूसरा था स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय। एक क्या था? कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालय, दूसरा क्या था? स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय। इन दोनों को मिला करके बना दिया गया विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय। कब इसकी स्थापना हुई थी? 2015 में हुई थी। और ये किससे संबंधित ये कार्यालय है? याद रखेंगे, नीति आयोग से ही संबंधित ये कार्यालय है। कौन सा? DMEO, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय। अब हम लोग समझते हैं रोलिंग प्लान। आखिर रोलिंग प्लान क्या है? देखिए साथियों, रोलिंग प्लान को ही हम लोग बोलते हैं चल योजना। क्या बोलते हैं? चल योजना। इसके बारे में कौन बताया था? गुन्नार मिर्डल। कौन बताया था? गुन्नार मिर्डल। रोलिंग प्लान के बारे में कौन बतलाया था? गुन्नार मिर्डल बतलाया था। गुन्नार मिर्डल ने कहा था कि ये रोलिंग प्लान जो होता है ये विकासशील देश के लिए बात करें, पिछड़े देश के लिए बात करें, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कौन सा प्लान? रोलिंग प्लान। क्यों? क्योंकि इसमें 3 तरह की योजनाएं होती है। एक अल्पकालीन होती है, दूसरा मध्यकालीन होती है, तीसरा दीर्घकालीन होती है। अल्पकालीन मैंने 1 साल के लिए वो योजना देख लेंगे कि हाँ हम लोगों को क्या कमी है, 1 साल के लिए पहले वो योजना को लागू कर देंगे, देखेंगे उसमें विकास हो रहा है तो उसको और कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो वहीं पर रोक देंगे। मध्यकालीन योजना, इसमें 3 साल के लिए आप कर सकते हैं, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। और इसमें एक ये भी है कि अगर उससे आप विकास डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा देख रहे हैं तो आप उसको 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए एकदम लागू कर दीजिए। इसीलिए इस योजना को जो है रोलिंग प्लान को यानी चल योजना को गुन्नार मिर्डल ने कहा था विकासशील देश हो या फिर पिछड़ा देश हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये चीज़। इसीलिए आप देखेंगे कि जब 1978 में कांग्रेस पार्टी से हट करके जब सरकार बनी थी जनता पार्टी की, तो ऐसी स्थिति में मोरारजी देसाई ने क्या किया था, तो जो पंचवर्षीय योजना जो चल रहा था उसको हटा करके रोलिंग प्लान ला दिया था। कौन सा? रोलिंग प्लान। और फिर 1978 से जब 1980 में फिर से जब कांग्रेस पार्टी आई ना, तब फिर से ये रोलिंग प्लान को ख़त्म करके पंचवर्षीय योजना को ही चालू कर दिया। रीज़न ये है साथियों, हमने आपको बताया कि इसमें आप 21 साल के लिए योजना बना सकते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 90 साल के लिए आप बना सकते हैं। और खासियत ये है कि आप जो योजना बनाएं उसमें आवश्यक रूप से आप संशोधन कर सकते हैं और स्वयं की परिस्थितियों के अनुरूप उसको एडजस्ट करते हुए आगे भी बढ़ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है रोलिंग प्लान जो है वो पंचवर्षीय योजना से बेहतर है। किसके लिए? तो विकासशील देशों के लिए, विकसित देशों के लिए नहीं इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा है विकासशील देश हो या फिर आर्थिक पिछड़ा हुआ देश हो, उन लोगों के लिए, उन देशों के लिए रोलिंग प्लान जो है वो बढ़िया चीज़ है। और आपको पता होगा पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो 74 से 79 तक थी, लेकिन 78 में ही सरकार बदल गई। 78 में सरकार बदल गई, जनता पार्टी आ गया, तो उसके बाद जो है इस पंचवर्षीय योजना को ख़त्म करके रोलिंग प्लान लाया। रोलिंग प्लान फिर से ख़त्म करके 1980 से 85 फिर आप देखिएगा छठी पंचवर्षीय योजना को लागू कर दिया गया है। तो ये चीज़ होता ही है हमारे लोकतंत्र में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसके पास जिसकी सरकार है उसके पास सब कुछ है, और सरकार ख़त्म तो आपका नियम कानून चेंज करने का पूरा अधिकार होता है। ठीक है, अब देखिए आगे इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एकदम रटने वाला चीज़ पढ़ लेते हैं फटाफट से। देखिए गॉडगिल मुखर्जी फार्मूला, ये क्या है? गॉडगिल मुखर्जी फार्मूला, ये किससे संबंधित है? जनसंख्या से संबंधित है, और ये 1971 के जनसंख्या से संबंधित है। साथियों ये सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ, इसलिए सीधा सीधा हम आपके दिमाग में भर देते हैं, एकदम रट लीजिए इस चीज़ को। गॉडगिल मुखर्जी फार्मूला, क्या नाम था? गॉडगिल मुखर्जी फार्मूला। ये गॉडगिल मुखर्जी फार्मूला ये किससे संबंधित है? तो जनसंख्या से संबंधित है। गॉडगिल मुखर्जी फार्मूला ये किससे संबंधित है? तो जनसंख्या से संबंधित है। दूसरा देखिए, योजनाओं में
जो सार्वजनिक व्यय होता है उसके लिए जो अधिकतम साधन होता है वो कहाँ से जुटाया जाता है, तो कहिएगा ऋण से जुटाया जाता है। कहाँ से? ऋण से जुटाया जाता है। योजनाओं के लिए जो सार्वजनिक व्यय लगता है, सार्वजनिक खर्चा लगता है, उसका जो अधिकतम साधन होता है वो कहाँ से जुटाया जाता है, तो याद रखेंगे ऋण से जुटाया जाता है। दूसरा देखिए 1938 में, आपको पता होगा 1938 में हमारा भारत गुलाम था और उस समय जो है हरिपुरा अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जो थे वो करने वाले थे आपके सुभाष चंद्र बोस। लेकिन यहाँ पर गलती उल्टा पुल्टा हो गया। पट्टाभी सीतारामैया को जिताना चाहते थे महात्मा गांधी, न पट्टाभी सीतारामैया बने और न ही सुभाष चंद्र बोस बने। अब बन गए थे उसके कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन हम लोग 1938 की बात करते हैं तो 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई थी। किस समिति का स्थापना? राष्ट्रीय नियोजन समिति यानी कि नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना? नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय नियोजन समिति। अब पूछेगा इसकी स्थापना कौन किया था, तो जवाहरलाल नेहरू कभी न कहिएगा, ये अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति इसकी स्थापना करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पूछा जाएगा राष्ट्रीय नियोजन समिति इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे 1938 में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में थी। किन्होंने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब कहेंगे इसके अध्यक्ष कौन थे? तब कहेंगे नेहरू जी। ठीक है, अब देखिए 1944 में आया था वो गांधीवादी योजना। क्या था? गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना जो आया था 1944 में, कौन लाया था? तो याद रखेंगे श्रीमन नारायण अग्रवाल। कौन लाया था? श्रीमन नारायण अग्रवाल। कब लाया था इन्होंने? तो 1944 में लाया था। क्या लाया था? गांधीवादी योजना। तो सबको पता होगा गांधीवादी जो है, गांधी इस बारे में बात करते थे कि डेवलपमेंट हो, गांव का विकास हो, इन सब चीज़ों पर, तो वही चीज़ संबंधित है गांधीवादी योजना भी। गांधीवादी योजना कब आया था? तो याद रखेंगे 1944 में आया था। किनके प्रयास से आया था? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने इसको लाया था गांधीवादी योजना। और इस महात्मा गांधी ने नियोजित विकास का विरोध किया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों, पूछा हुआ सवाल, ये सारा सवाल नहीं पूछा हुआ, सारा सवाल पूछा हुआ। देखिए क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने नियोजित विकास यानी कि प्लान्ड डेवलपमेंट का विरोध किया था। कौन किया था? तो कहेंगे महात्मा गांधी। फिर देखिए सर्वोदय योजना हमारे भारत में लागू किया गया था। सर्वोदय योजना कब आया था? लागू नहीं किया था, सर्वोदय योजना आया कब था? तो 1950 में आया था। और कौन इसको इंट्रोड्यूस करवाया था? तो कहेंगे जयप्रकाश नारायण ने किया था। कब किया था? 1950 में किया था। कब किया था? 1950 में किया था। और किनके प्रयास से हुआ था सर्वोदय योजना? तो कहेंगे जयप्रकाश नारायण के प्रयास से हुआ था। किनके प्रयास से? जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना को लाया था। कब? 1950 में। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन ये किस सूची में है? तो कहेंगे समवर्ती सूची में है। किस सूची में है? समवर्ती सूची में है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन कहीं लिखा होता है, कहीं पर आर्थिक एवं सामाजिक योजना लिखा होता है। सबका मतलब एक ही होता है। नियोजन बोलें, योजना बोलें, आयोजन बोलें, सबका मतलब एक ही होता है, प्लानिंग। इसी बात को प्लानिंग बोल देंगे तो कहते हैं आसान हो जाएगा, लेकिन नियोजन, आयोजन, योजना इस तरह से बोला जाता है कि विद्यार्थी कंफ्यूज। तो याद रखेंगे आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन ये किस सूची में है? कहेंगे ना तो राज्य में ना तो केंद्र में, ये है समवर्ती सूची में। शुक्रिया, जय हिंद।